गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम सिविक्स का लेसन 22 मेजर चैलेंजेस बिफोर ऑफ द वर्ल्ड इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। मेजर चैलेंजेस मतलब क्या होता है? प्रमुख चैलेंज मतलब चुनौतियां, है ना। बिफोर द वर्ल्ड मतलब विश्व के सामने, हमारे सामने जो है प्रमुख चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 200 निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड हाउ डज इट्स गेट पॉल्यूटेड, है ना। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम जानते हैं इस लेसन के अंदर क्या जानेंगे। इस लेसन में हम क्या जानेंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है और ये किस प्रकार से पॉल्यूट होती है, प्रदूषित होती है। हाउ डज पॉल्यूटेड एनवायरमेंट इफेक्ट ह्यूमैनिटी, है ना। अब जो ये पर्यावरण है वो जब प्रदूषित हो जाता है तो मानव पर क्या प्रभाव डालता है, इस बात को हम इस लेसन में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स बैड इफेक्ट, है ना। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या होता है और उसके जो इफेक्ट्स है, दुष्परिणाम है, वो क्या होते हैं, है ना। ये भी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज जो है टेररिज्म मतलब आतंकवाद क्या है और यह वर्ल्ड के लिए किस प्रकार से हमारे लिए खतरा है। इन सब बातों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि इन द प्रेजेंट टाइम ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर कंप्लीटली इंटरडिपेंड दैट दे कैनॉट लिव इन एसोलेशन, है ना। जैसे कि आपको पता है कि सभी नेशन जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। कोई भी एक व्यक्ति अकेला नहीं रह पाता, कोई भी देश अकेला नहीं रह पाता। उसकी जो पॉलिसी है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के जो निर्देश होते हैं उससे प्रभावित होती है ना। उसकी पॉलिसीज भी अलग होती हैं, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। दे शेयर मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनका सामना, दिस प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर, ना। इनका सामना जो बहुत सारी कठिनाइयाँ समस्या जो आती हैं जिनका सामना सभी नेशन को हर प्रकार से करना ही पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पूरे वर्ल्ड की होती हैं। यदि कोई नेशन इसके समाधान के लिए अकेला प्रयास करे तो उसके लिए बहुत कठिनाई होगी, वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सभी जो नेशन है उसको मिलकर काम करना होगा, ठीक है। अब आता है इन्वायरमेंट और पर्यावरण, है ना। हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम पर्यावरण, इस इन्वायरमेंट को हम पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। द वर्ड पर्यावरण इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये पर्यावरण जो है वो 2 शब्द से बना है। एक बना है परि प्लस आवरण, है ना। परि स्टैंड फॉर ऑल, फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड आवरण मीन्स सराउंडिंग। तो परि 2 शब्द से बना ना, परि प्लस आवरण से। तो परि का मतलब होता है कि चारों ओर से, और जो आवरण होता है उसका मतलब होता है पूरा घिरा हुआ, मतलब वह सराउंडेड है ना। वह आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है ना, वह पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अ कवर विच सराउंडेड अस फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड पर्यावरण और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फैक्टर्स। जो पर्यावरण होता है वो कई जो फैक्टर्स होता है उसका मिश्रण होता है। कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, या सब्सटेंस है या स्टेट है ना, किसी भी जीव को घेरे हुए हो या उसके जीवन किसी ना किसी रूप से वो प्रभावित करता ही है, और जो ऐसा प्रभावित करता हो वो फैक्टर कहलाता है। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके विभिन्न जो फैक्टर्स हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। ये क्या है?
the various factors of environment can be divided mainly into two parts. ठीक है, two parts organic, ट्री प्लांट्स, क्रिएचर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट etc. और नॉन ऑर्गेनिक मतलब दो हम किसमें बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा नॉन ऑर्गेनिक, है ना। तो ऑर्गेनिक में क्या आता है, ट्री प्लांट्स, क्रिएचर्स, एनिमल, इंसेक्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं। और नॉन ऑर्गेनिक में क्या आता है, वाटर, मिनरल्स, सॉइल, एयर, सोलर एनर्जी etc. ये सब किस में आते हैं, किस में आते हैं, नॉन ऑर्गेनिक में आते हैं, है ना। नॉन ऑर्गेनिक को हम अजैविक बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम ऑर्गेनिक को बोलते हैं जैविक, जीवित रहने वाले जैविक, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है ये दोनों जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना, भिन्न किंतु परस्पर संबंधित होते हैं, अलग होते हैं लेकिन दोनों आपस में संबंध स्थापित किए हुए होते हैं। जो नेचर की जो परिस्थितियां हैं उसमें जो जीव है उसका जीवन किसी एक फैक्टर पर प्रभावित ना होकर पूरे पर्यावरण जितने भी कारक होते हैं उनके योग को प्रभावित करता है। ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीव होते हैं ना, चाहे कोई भी हो सकता है जीव, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, उसको प्रभावित करने के साथ साथ एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी पर जो है बैलेंस बना रहता है। परंतु कई जो नेचर और जो मैन मेड कारण है उससे पर्यावरण जो है वो अनबैलेंस हो जाता है ना। तो क्या हो जाता है, जो मानव है उससे और जो प्रकृति है उसके कारण कई बार जो इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण जो होता है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा है कि लैंड, जो लैंड होती है, जमीन होती है, वायु, जल, है ना, पानी, मिट्टी के जो फिजिकल, केमिकल और जो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, किसकी, एयर की, वाटर की और सॉइल की, इनकी जो ये प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जो है उनमें होने वाला ऐसा अवांछनीय परिवर्तन, इनके अंदर जो हम नहीं चाहते हैं वो परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, है ना। वो क्या करता है, हम नहीं चाहते हुए भी परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन मनुष्य के साथ साथ पूरा जो उसके आसपास का जो चीज़ें होती है वो, और जो जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचर चीज़ें हैं, उसको हानि पहुंचाता है, उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। अब पॉल्यूशन के कई प्रकार होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन, है ना, कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो होता है हमारे लिए, ज़िंदगी के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रकृति ने, इस नेचर ने जो है मानव को जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके रूप में बहुत सारा पानी दिया है, लेकिन इंसान जो है वो अपनी कुछ ना कुछ नया, कुछ खोजबीन करता रहता है और उसके कारण जो है पानी जो है पोल्यूट हो रहा है। पानी जो है प्रदूषण, जल प्रदूषण जो होता है या वाटर प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन जो होता है वह स्थिति है जिसमें जल के जो फिजिकल, केमिकल और जो ऑर्गेनिक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है ना। क्या हो जाता है उसमें, देखिए, द वाटर पोल्यूशन इज दैट स्टेट इन विच द फिजिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर शो नेगेटिव चेंजेस, जिसमें नेगेटिव चेंजेस होते हैं, है ना। और एंड दिस वाटर लीव्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, क्रीचर्स एंड वेजिटेशन, ये बैड इफेक्ट डालते हैं इन सब पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्या कारण, किन किन कारण से जो वाटर पॉल्यूशन होता है। सबसे पहले उसमें आता है नेचुरल सोर्स। तो सबसे पहले नेचुरल सोर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और सोर्स मतलब स्रोत जो होते हैं। नेचुरल स्रोत जो हैं वो जो है वो भी पानी को प्रदूषित करते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो जैसे गैसें हैं, गैस,
फिर उसके बाद जो खनिज हैं, जो मिनरल्स है, वेजिटेशन है, जो मृत जीव जंतु होते हैं, है ना, ये सब जो है डेड एनिमल्स जो होते हैं, ये सब मृदा प्रदन से ही जल प्रदूषित होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि प्राकृतिक पदार्थ जल को प्रदूषित करता है, ये भी आपको बताया मैंने। इसमें क्या होता है, विभिन्न गैसें होती हैं, अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं, मिट्टी होती है, मिनरल्स होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं ना। तो जो मेन फैक्टर होता है वो जो है वो द वाटर इज ऑल्सो पॉल्यूटेड बाय द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से जो है वाटर पॉल्यूट होता है। उसके बाद आता है ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स में क्या आता है कि जो प्रेजेंट समय में लैंड जो वाटर पॉल्यूशन है उसका जो मुख्य वो है स्रोत है, वो जो इंसान है उनकी खुद की जो क्रियाकलाप है, उनका काम है, वो ही होता है ना। जल प्रदूषण मनुष्य ही करता है, उनके काम से जल प्रदूषण होता है। अब जो है अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये जो सोशल है और रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं उनके कारण अनेक प्रकार के प्रदूषण जो है जल को प्रदूषित करते हैं। मानव जो होता है, इंसान द्वारा जल प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, मलमूत्र जो होते हैं वो, फिर घर में जो वेस्टेज निकलता है ना, वो उसके कारण, और इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो वेस्ट निकलता है उसके कारण जो है पानी पॉल्यूट होता है ना, प्रदूषित होता है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब इससे वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं, है ना, इफेक्ट भी तो होंगे। तो क्या होते हैं, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं कि जो इंसान होता है, जल प्रदूषण का बहुत उस पर घातक प्रभाव पड़ता है ना। उस पर कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कई डिजीज हो जाती हैं, है ना, बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कॉलरा है ना, उसके बाद बुखार हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। फिर मेजर्स टू चेक वाटर पॉल्यूशन, किस प्रकार से हम जल प्रदूषण है, जो वाटर पॉल्यूशन है, उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं। सबसे पहले जो है जो फैक्ट्रीज है ना, जो केमिकल्स, जो फैक्ट्रीज में से जो केमिकल वेस्ट निकलता है ना, उसको, या जो गंदा पानी निकलता है उसको हम जो रिवर्स है, सी है, कैनल्स है, लेक्स है, उसमें उसको सीधे ना मिलाएं, तो हम इस जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। उसके बाद आता है टू यूज द इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक क्रीमेशनल जो होता है उसको बर्न द डेथ बॉडीज। अब क्या होता है, जो शव होते हैं, है ना, जो डेड बॉडीज होती हैं, शव जो होते हैं, उनको जलाने के लिए हम जो है इलेक्ट्रिक पानी में बहा देते हैं। जब कोई किसी डेथ होती है, हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी को हम पानी में बहा देते हैं या जला देते हैं। तो पानी में बहाने से भी जल प्रदूषण होता है। उसके बाद क्या होता है, जो भी जो वेस्ट है, मल होता है, उससे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सुलभ इंटरनेशनल जैसी जो संस्थाएं हैं उसकी मदद लेनी चाहिए। ठीक है, जो भी वेस्ट जो उत्पन्न होता है मनुष्य का, है ना, वो प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो सुलभ इंटरनेशनल है, ऐसी जो ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे हम मदद ले सकते हैं। उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन, है ना। ये एयर पोल्यूशन का दिख रहा है आपको किस प्रकार से फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन, है ना, धुआं निकलने से एयर पोल्यूशन होगा। तो अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में ना। अब जैसे कि आपको पता है एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। जैसे आपको पता है कि सभी जीव जंतु के लिए हवा का होना अति आवश्यक है। तो सभी जीवधारी जो होते हैं जीवन के लिए वायु पर आश्रित रहते हैं, हवा पर आश्रित रहते हैं। बिना हवा के हमारा जीवन संभव नहीं है। और एटमॉस्फेयर हैज़ वेरियस गैसेज, है ना। आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसें। ये गैसें एक निश्चित मात्रा और अनुपात में रहती है, एक निश्चित जो है फिक्स्ड जो है प्रपोजिशन
और जो है क्वांटिटी में रहती है ना। गैस में क्या होता है, थोड़ा सा भी जो ये रेशियो होता है उसमें जो थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो इन्वायरमेंट पर संपूर्ण व्यवस्था को ये प्रभावित करती है, जिसका सीधा प्रभाव जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, उन पर पड़ता है ना। और जो नेचर और जो मानव है, जो नेचुरल और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उनसे उनके कारण से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है, एयर पोल्यूशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एयर पोल्यूशन बाय नेचर एंड ह्यूमन फैक्टर्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन करना है। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो किन कारणों से होता है? पहले होता है नेचुरल कॉजेज, फिर मैनमेड कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में क्या आता है कि जो है एयर पोल्यूशन का सबसे जो है प्रमुख कारण है वो नेचुरल कॉजेज है। जैसे जब जो वोल्केनो है ना, उसके फूटने से, उसमें से है ना, ज्वालामुखी फूटने से उसमें जो निकलने वाली गैस है, धुआं है, और जो पीस ऑफ स्टोन्स है, ऐश है, राख है ना, वो सब बाहर आते हैं उसमें से निकलने के बाद, और वो जब वो निकलती है बाहर तो वो हवा में मिल जाती है, और इससे ही जो है एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद मैनमेड कॉज क्या होते हैं? उसमें मैनमेड जो है ये भी बहुत निम्न प्रकार से मैन से द्वारा ये एयर पोल्यूशन होती है। सबसे पहले बाई ट्रांसपोर्ट्स, है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन के द्वारा, गाड़ी घोड़े जो होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जो एयर पोल्यूशन है, सबसे बड़ा कारण जो ट्रांसपोर्ट के कारण ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं होता है। इस धुएं में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती है, पॉल्यूट करती है। फिर उसके बाद आता है जो इंडस्ट्रीज है ना, उसके द्वारा जो उद्योग होते हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाली जो धुआं होती है, गैसेस होती हैं, वो बहुत विषैली होती हैं। उसमें केमिकल जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, है ना। उसके बाद कारखानों द्वारा जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा छोड़े जाने वाले प्रदूषक जैसे अमोनिया, है ना, कौन कौन से होते हैं? अमोनिया, हाइड्रोकार्बन, है ना, इस आदि के कारण भी वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद बाय होम होल्ड वर्क्स, है ना, घरेलू कामों द्वारा भी एयर पोल्यूशन होता है। घरेलू कार्य जैसे कौन कौन से घरेलू काम होते हैं? जैसे खाना पकाना, गर्म पानी करना, है ना। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोयला, है ना, लकड़ी। आज हम गैस यूज़ करते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे? कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, है ना, ये सब चीज़ का, या फिर गोबर वगैरह, ये सब चीज़ का, इन सब चीज़ों का हम उपयोग करते थे, और इनसे सब धुआं होता है। और धुआं जो है, जो इनको जलाने पर विषैला धुआं निकलता है और ये वायु को प्रदूषित करता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इफेक्ट मतलब प्रभाव क्या होते हैं एयर पोल्यूशन से? तो एयर पोल्यूशन का प्रभाव किस पे पड़ता है सबसे ज़्यादा? मनुष्य। क्यों पड़ता है? क्योंकि मनुष्य इस खुली हवा में सांस लेता है। जब वायु ही प्रदूषित होगी तो जब वो सांस लेगा तो उसके अंदर शरीर में जो है बीमारियां जाएंगी, प्रदूषित गैस जाएगी तो बीमारियां बढ़ेगी। तो प्रदूषित जो एयर होती है उसके कारण सांस लेने संबंधी विभिन्न रोग हो जाते हैं। जैसे क्या, कौन कौन से रोग जाते हैं? जैसे अस्थमा हो जाता है, टीबी हो जाती है ना, ऐसी बहुत सारी हो जाती हैं। ये जो लंग्स को है खराब करते हैं, लंग्स कैंसर भी हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है इनको रोकने का उपाय, जो मेजर्स टू चेक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के उपाय क्या होते हैं? अब आपने बचपन में पढ़ा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक ये समस्या बहुत ही भीषण समस्या है। जो प्योर एयर होती है उसके अभाव में मानव का जीवन असंभव है ना। जब तक हम शुद्ध हवा नहीं लेंगे तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, और मानव धीरे धीरे मर भी जाएगा। तो इंसान को जीवित रहने के लिए स्वच्छ एयर की आवश्यकता होती है। वायु पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जो इस प्रकार से इस पॉइंटों में दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनीज इन प्लांट्स शुड बी वेरी हाई एंड टू बी इंस्पेक्टेड बाय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना। जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनकी जो चिमनियाँ होती हैं उसको बहुत ऊंची लगानी चाहिए, और जो पॉल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड होता है उसको बार बार आकर वो लोग आके बार बार चेक करें। फिर सेकंड पे क्या होता है, जो कच्चे कोयले होते हैं या कच्ची लकड़ियाँ होती है उनको जलाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। फिर खुले जो सीवरेज होते हैं, ओपन सीवरेज होते हैं, है ना, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गैस निकलती है वही विषैली होती है और एयर में मिल जाती है तो हमको सांस लेते तो वो हमारे अंदर जाती है और बीमारियां फैलाती हैं। फिर इसी प्रकार से जो लोग हैं उनको हमें अवेक करना चाहिए, उनको हमें जागरूक करना चाहिए और वनों को काटने से भी रोकना चाहिए। फिर अगर कोई ऐसा मतलब गलत काम करता है या पेड़ काटता है ना, तो उन्हें उनके लिए कानून बनाया जाना चाहिए, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉल्यूशन जो आता है वो है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण ना, ध्वनि मतलब नॉइस, शोर। तो शोर भी जो है वो क्या होता है, पॉल्यूशन फैलाता है। शोर ना एक आवाज़ अलग होती है और शोर जो होता है एक अलग चीज़ होती है। जो शोर होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो अवांछनीय साउंड होता है जो मनुष्य के कानों को अच्छा अप्रिय लगता है, उसको वो अच्छी नहीं लगती आवाज़। अधिक शोर के कारण जो है इंसान में तनाव बढ़ जाता है और उसके बहुत सारे बीमारी उसमें लग जाती है। और इस ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को अवेक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और उसमें भागीदारी भी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन, है ना। द वर्ड ग्लोबलाइजेशंस मीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया, यदि हम देखो इसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है, ये भूमंडलीय भी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं इसको हिंदी में हम इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ये इसके एक ऐसे जो ग्लोबलाइजेशन है उसके निर्माण की प्रक्रिया पर यदि हम विचार करेंगे हम पाते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है किसी एक देश में मिलता है। इस जो रॉ मटेरियल है से वस्तु को बनाने में तकनीकी और ज्ञान किसी दूसरे देश के पास होता है ना, मतलब एक ही चीज़ सब व्यक्ति के पास नहीं मिलती है, तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। कहीं से हमें कच्चा माल मिलता है तो किसी से हमें जो टेक्नोलॉजी मिलती है और तो किसी से हमें ज्ञान मिलता है। और कच्चे माल और तकनीकी का प्रयोग कर हम जो प्रोडक्शन है किसी तीसरे देश में हम करते हैं, है ना। ऐसे जो प्रोडक्शन वस्तु हैं उसका वितरण विश्व में कई देश में होता है ना, मतलब अलग अलग चीज़ों अलग अलग देश से हमने अलग अलग चीज़ ली और उसका प्रोडक्शन करके हम अलग अलग देशों में बेचते हैं। इस प्रकार जो वस्तु हम खरीदते हैं उस वस्तु को निर्यात में कई देशों का सहयोग रहता है ना। जो चीज़ हम खरीदते हैं उसका सिर्फ एक देश नहीं करता, उसको कई देश मिलकर उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को निकालते हैं। विश्व के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उसमें रहने वाले लोगों को की जो पारस्परिक निर्भरता है, मतलब वो उनका संबंध है न केवल उत्पादित वस्तुओं तक सीमित नहीं होता बल्कि एक दूसरों की शिक्षा, उनकी वहाँ की कल्चर, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ की तकनीकी, वहाँ का विज्ञान, ये सभी चीज़ें हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देशों और लोगों के बीच जो है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रेवल्स, पर्यटन, खेलकूद, इस प्रकार के माध्यम से भी हम उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक नेशन इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और मिनिमाइज डिस्टेंस। वन कंट्री डिपेंड्स ऑन द अदर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट। अब बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या लाभ है? जो ग्लोबलाइजेशन होता है उससे उसके कारण फ्लू जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती है ना, बढ़ती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो इंटरनेशनल सपोर्ट होती है, जो कंपटीशन होता है उसका भी विकास होता है। ठीक है, और इसके अब आते हैं, ये तो हमने पढ़ा बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, ये वाला टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है? इस ग्लोबलाइजेशन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका जो है एडवर्स
इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? एक तो घरेलू जो उत्पाद होते हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, जो आय होती है ना, इनकम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी, उसमें भी असमानता आ जाती है। और जो कंज्यूमर कल्चर होता है वो स्प्रेड हो जाता है, फैलता है। और जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उसका भी भरमार हो जाता है। तो ये था टॉपिक हमारा ग्लोबलाइजेशन का। अब टॉपिक आता है टेररिज्म, है ना। इसका मतलब होता है आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद जो होता है इज एन लीगल फोर्सफुल मीन्स टू अचीव डिजायर गोल्स। आतंकवाद है ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आतंकवाद। आतंकवाद ये है अपने वांछित उद्देश्य, जो उनका एक गोल रहता है, उसके पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला बलपूर्वक एक गैर कानूनी तरीका है। जो उनका उद्देश्य है, मतलब उनको जो हासिल करना है उसको जबरदस्ती हासिल कर लेते हैं, वो चाहे वो बलपूर्वक करे, चाहे कोई भी या बिना कोई कानून माने या ना माने, वो उसको अपना लेते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेररिज्म। अब यहाँ पर टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म जो होता है वो शांति क्या करता है? ये शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है। शासन को जो है उखाड़ फेंकने का उद्देश्य रखता है ये, और इसी कारण वो जो है हिंसात्मक जो है गतिविधियां करता है। टेररिज्म इज अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड द ह्यूमैनिटी। ये जो आतंकवाद होता है वो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। और जो ह्यूमैनिटी है उसके क्या करता है? उसके विरुद्ध अपराध करता है, क्राइम्स करता है। और आतंकवादी अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, बस दूसरों को मारने का प्रयत्न करते हैं, है ना। वो किस प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं? चोरी करके, उनका खून बहाकर, विनाश करके, है ना। इस प्रकार से वो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ये लोग जो हैं वो ये बुलेट अगेंस्ट बैलेट सिस्टम अपनाते हैं। बैलेट मतलब होता है मतपत्र, और उसके विरुद्ध बुलेट मतलब गोली, उसके प्रिंसिपल को, उस सिस्टम को अपनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये हाईजैक करते हैं, एयरप्लेन्स को करते हैं, अटैक करते हैं, मर्डर करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? डांट फटकार करते हैं, लोगों को ये सब परेशान करते हैं ना। इन सब चीज़ों का वो सहारा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, है ना। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द एक्टिविटीज़ ऑफ द टेररिस्ट एंड आर एंटी गवर्नमेंट एंड द अगेंस्ट सोसाइटी। ये जो आतंकवाद होते हैं, है ना, वो उनके कार्य जो स्टेट है और जो समाज है उनके विरुद्ध होते हैं। इनके कार्य में पॉलिटिकल उद्देश्य होता है। इनके कार्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लीगल नहीं होते हैं और गैर कानूनी होते हैं, है ना। आर इलीगल एंड द अगेंस्ट लॉ होते हैं। उसके बाद जो होते हैं आतंकवादी, जो होते हैं सामान्य जनता में खौफ पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं। आतंकवादी अपने कार्यों को हिंसक रूप देते हैं। आतंकवादी जो होते हैं बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देते हैं, है ना, वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और वो जो रिलीजियस जो है, धर्म, उसके विरुद्ध लोगों को भड़काते हैं। देश में सुरक्षा और शांति को के लिए वो खतरा बन जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या थे? उनकी एक्टिविटीज, उनके काम थे ये। उसके बाद जो है टेररिज्म इन इंडिया, आतंकवाद भारत में। आतंकवाद ये जो आतंकवाद है वो आज पूरे वर्ल्ड के लिए एक चुनौती बन गई है। भारत भी पिछले कुछ टाइम से आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उससे प्रभावित हो रहा है। आप रोज टीवी में इनके बारे में सुनते हैं और देखते हैं। कुछ जो विरोधी और जो पड़ोसी देश भारत में कट्टरपंथी लोगों को आतंकवाद के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इस तरह की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं से भारत जो है
उसकी छवि थोड़ी धुंधली होती जा रही है अच्छे भारत की। यह भारत का सर्वधर्म समभाव और वसुदैव कुटुंब के मूल्य के विरुद्ध भी है ना। जैसे आपको पता है कि हमारा भारत एक प्रभु संपन्न देश है ना, लोकतंत्र है, और इन सबको वो उसके लिए खतरा बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे आतंकवाद ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपना घर है ना, ये सब छोड़ छुड़ा कर उन्हें भारत में ही शरणार्थियों का जीवन यापन करने पर मजबूर कर दिया था, है ना। उनको वहाँ से छोड़कर दूसरों का उनके लिए मतलब जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने उन पे बहुत अत्याचार करे, वो मजबूर हो गए थे, उन पे बहुत अत्याचार करे थे कश्मीरी पंडितों को। आपने टीवी वगैरह न्यूज़ में भी सुना होगा, है ना। और उसके बाद क्या कि जो भारत में जो मुंबई बम विस्फोट हुआ था उसमें अक्षरधाम है ना मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ। कंधार जो विमान था उसको हाईजैक किया गया। और 13 दिसंबर 2001 में भारतीय सेना पर आतंकवादी हमला। इस प्रकार से बहुत सारे आपने हमलों के बारे में सुना होगा, है ना। और उसके बाद देखो कभी कभी जो आतंकवादी होते हैं वो धर्म के नाम पर भी कार्रवाइयाँ करते हैं। आतंकवाद लोग जो होते हैं वो सामान्य जीवन को तितर बितर करना चाहते हैं, अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। देश में जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसको रोकने का काम करते हैं। उसके विरुद्ध बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं कि वो रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए। भारत गवर्नमेंट जो है वो जनता ने हमेशा आतंकवाद का विरोध ही किया है। भारत अपनी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए उसने दृढ़ संकल्पित भी है ना। तो हमें सबको मिलकर इस आतंकवाद को दूर करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अपना लेसन कंप्लीट होता है। बच्चों एक बार आप लोग फिर रीड करके देखिएगा, ठीक है, आपको रीड करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।